सऊदी अरब के रियाद में इस वक्त रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए और शांति को लेकर एक बड़ी मुलाकात हो रही है। बीते 3 साल से रूस यूक्रेन जंग पर शांति को लेकर यह रूस और अमेरिका के बीच पहली बड़ी सीधी और सबसे बड़ी अब तक की मुलाकात है। इसमें अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके साथ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज और मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के राजदूत वो इस बातचीत में भाग ले रहे हैं, जबकि रूस की ओर से उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और क्रेमलिन में विदेशी मामलों के सलाहकार भी इस बातचीत का हिस्सा है। और जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें सऊदी अरेबिया के भी नुमाइंदे हैं, रूस के भी और रूस के भी, लेकिन यूक्रेन को इस बातचीत में शामिल नहीं किया गया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बेहद नाराज है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के बिना कोई भी बातचीत बेकार है, वो कोई समझौता जब तक यूक्रेन उसका भाग ना हो उसे नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ रूस भी अपनी बात पर अडिग है। रूस ने कहा है कि अब तक यूक्रेन की जो जमीन उसके कब्जे में है वो उससे 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। यह बातचीत अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावों से पहले ही कह दिया था कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने के लिए वो काम करेंगे और उनके व्हाइट हाउस में आते ही यह जंग रुक जाएगी। इस मिशन के लिए उन्होंने अपने नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो को, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज को और साथ ही साथ अमेरिका के मिडिल ईस्ट के जो राजदूत है स्टीव विटकोफ को इसके लिए भेजा है। कल मार्को रूबियो ने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अलग से मुलाकात की। आज अमेरिका और रूस के बीच इस जंग को रुकवाने के लिए, समाप्त करने के लिए और शांति बहाली के लिए चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप के देशों के नेता इस बातचीत से खुद को दूर रखे जाने से बेहद नाराज है। सऊदी अरेबिया में जो बातचीत चल रही है उससे क्या शांति की एक नई किरण निकलेगी? क्यों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस समय नाराज है कि न केवल उन्हें बल्कि यूरोप के देशों को इस चर्चा से दूर रखा गया है? देखिए ये रिपोर्ट। महज 6 दिन बाद यानी 24 फरवरी को रूस यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे हो जाएंगे। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद इस जंग को रुकवाने के लिए पहली बार सऊदी अरब के रियाद में आज यानी 18 फरवरी को सीनियर अमेरिकी और रूसी अधिकारी मिल रहे हैं। ये 3 साल में सबसे उच्च स्तर की पहली सीधी बातचीत है। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ ने रियाद पहुंचकर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ट्रंप ने सऊदी अरब को ही बातचीत की जगह के तौर पर चुना है और इस पर पुतिन भी सहमत हैं। बातचीत में रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और क्रेमलिन विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल हो रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की थी, लेकिन सऊदी में होने वाली बातचीत में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के बिना हुई किसी भी बातचीत को फिजूल बता दिया है। वो खुद इस वक्त तुर्की के दौरे पर हैं। दूसरी तरफ रूस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी क्षेत्रीय रियायत के लिए तैयार नहीं है, यानी यूक्रेन से छीने गए क्षेत्रों पर बातचीत नहीं होगी। ऐसे में समझौता होना मुश्किल है और हो भी गया तो उसका टिकना मुश्किल है। इसी चिंता को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन संकट पर बातचीत के लिए यूरोपीय नेताओं को एलिसी पैलेस में आमंत्रित किया। बैठक में यूके पीएम कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और नेटो महासचिव मार्क रूटे समेत कई नेता शामिल हुए। यूरोप में शांति वार्ता में शामिल किए जाने की बात की। बैठक के बाद मैक्रों ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की और एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, हम यूक्रेन में एक मजबूत और स्थायी शांति चाहते हैं। इसे हासिल करने के लिए रूस को अपना आक्रमण समाप्त करना होगा और इसके साथ ही यूक्रेन के लिए मजबूत और विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए, अन्यथा खतरा है कि ये युद्ध विराम भी मिन्स्क समझौते की तरह विफल हो जाएगा। मिन्स्क समझौते 2014-15 में रूस यूक्रेन के बीच डोनबास क्षेत्र में जंग को रुकवाने के लिए हुए थे।
लेकिन वो विफल हो गए। दूसरी तरफ इन बातों से बेपरवाह ट्रंप किसी भी तरह पुतिन जेलेंस्की को बातचीत के टेबल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वादे के मुताबिक जंग को रुकवाया जा सके। आज तक ब्यूरो। अच्छा, रूस और यूक्रेन की जो जंग है अब वो उस दिशा में मुड़ चुकी है जहां से या तो वाकई में युद्ध विराम होगा या फिर विनाश के लिए दोनों ही देश आगे बढ़ेंगे। क्या रूस इसमें आगे बढ़ रहा है? क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अगर शांति स्थापना पर सहमत होते हैं तो शर्तें रूस की भी होंगी, जिसे ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार है और ना ही रूस वो शर्तें मानने को तैयार है जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सामने रखना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपनी पत्नी के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसकी यात्रा की, यानी जिस जगह युद्ध विराम वार्ता होनी है वो उसके पड़ोस के देश में है। ज़ेलेंस्की के प्लेन ने वहां लैंडिंग की। इसके अलावा इस संदेह की एक वजह और भी है। ज़ेलेंस्की की ये जो यूएई की यात्रा है इसकी वजह अभी साझा नहीं की गई है, जबकि यूएई में इसी समय रूस के जो उप प्रधानमंत्री हैं डेनिस मेंट्रोव वो भी पहुंच चुके हैं। तो क्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को शांति वार्ता का निमंत्रण इस प्रारंभिक बातचीत के बाद आएगा? क्या गोपनीय तरीके से कोई बातचीत हो रही है? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध विराम की वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव के तहत पहली स्थिति यह है कि कीव यानी यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। वहीं पूर्वी यूक्रेन का वो जो इलाका है, जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो रूस के समय कब्जे में है और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है लगभग 20% यूक्रेन का रूस के कब्जे में आ गया है, वो रूस के ही कब्जे में रहेगा। लेकिन इसके बाद जो अगली शर्त है वो यूक्रेन को नागवार है। दरअसल कुर्स्क का इलाका यानी रूस के कुर्स्क का इलाका जहां यूक्रेन की सेना अब आ गई है उसके अंदर उन्हें वहां से निकलना होगा और जो असैन्यकृत सीमा है वो पूरे पूर्वी हिस्से में बनाई जाएगी, यानी एक डीएमजी, एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाएगा जिसके पश्चिम में यूरोप और ब्रिटेन की शांति सेना तैनात रह सकती है, यानी यूक्रेन की तरफ। लेकिन इस मामले में ब्रिटेन पूरे यूरोप में अकेला यूरोप में अलग थलग पड़ता जा रहा है। बाकी जो यूरोप के देश हैं वो ब्रिटेन का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के राष्ट्रपति थे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं कि रूस अब आगे नहीं बढ़ेगा। अब सवाल यह भी है कि अगर यूरोप के देश शांति सेना अपने सैनिक नहीं भेजना चाहते उस शांति सेना के लिए, तो किस देश की सेना वहां पहुंचेगी? पूर्व चीनी कर्नल और डिफेंस एक्सपर्ट डाओ बो ने कहा है कि चीन की सेना के सैनिक रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी युद्ध विराम के समझौते को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सेना उसे शांति सेना के रूप में विश्व भर में बहुत लंबा अनुभव है। तो भारत के रोल के लिए भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भारत को बताया है। उन्होंने कहा है कि चीन के सैनिक भारत जैसे गैर नेटो देशों के साथ मिलकर, यानी वो नहीं चाहते कि यूरोप के देश या नेटो के देश यहां पर हो, गैर नेटो देशों के जो सैनिक हो वो सब मिलकर एक शांति सेना बना सकते हैं और यह कदम कारगर साबित हो भी सकता है। अब हम रुख करते हैं एक बड़ी खबर की ओर और यह खबर आपसे सीधे तौर पर जुड़ी है। लगातार यह सवाल पूछे जा रहे थे कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क से मिल रहे थे उससे भारत को क्या लाभ मिला? आज इसका उत्तर भी मिल रहा है। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क के बीच वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात हुई। ये तस्वीरें जिसमें एलोन मस्क के बच्चे भी शामिल थे, उनके मित्र भी शामिल थे, ये वायरल हो गई थी तस्वीरें। आज टेस्ला ने लिंक्डइन पर 13 पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। टेस्ला को भारत में 13 पदों के लिए लोगों की आवश्यकता है। ये नौकरियां दिल्ली और मुंबई में होंगी जिनके लिए लिंक्डइन वेबसाइट पर आवेदन की मांग की गई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि वो जो टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसे बनाने वाली कंपनी टेस्ला भारत में अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज करने जा रही है।
एलॉन मस्क इससे पहले भी भारत में कारोबार करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन दो विवाद यहां पर आ गए थे। एक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था यहां पर व्यापार करना मुश्किल है, और साथ ही साथ भारत की शर्त यह थी टेस्ला भारत में बिके जरूर, लेकिन वो टेस्ला भारत में ही निर्मित भी हो। हाल ही में भारत सरकार ने $40,000 से ज्यादा कीमत वाली कारों पर जो आयात शुल्क है उसे 110% से घटाकर 70% करने का ऐलान किया था। इससे टेस्ला के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश करना अधिक आकर्षक बन सकता है। भले ही अब तक टेस्ला की भारत में किसी भी फैक्ट्री को लगाए जाने को कोई औपचारिक और आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन भर्ती की शुरुआत बताती है एलॉन मस्क अपनी कंपनी की बुनियाद भारत में जल्द रख सकते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी कर चुके हैं इससे पहले, और भारत के बाजार में प्रवेश करने की बात कर चुके हैं। अच्छा, भारत में तो एलॉन मस्क नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, आवेदन मांग रहे हैं, लेकिन अमेरिका में लगातार टेस्ला में नौकरियों की कटौती भी हो रही है, और इस वजह से एलॉन मस्क के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वॉशिंगटन में सोमवार को हजारों लोग सड़कों पर उतरे। वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में संघीय एजेंसियों पर किए जा रहे बड़े कुठाराघात की बात कर रहे थे, बदलाव का विरोध कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में सत्ता संभालने के बाद सरकारी खर्च को कटौती करने का उन्होंने ऐलान किया था, और डोज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जिम्मेदारी एलॉन मस्क को दी थी, जिसमें हजारों नौकरियों की कटौती की जा रही है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर